नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि क्या अब प्री और मेंस सिपाही भर्ती परीक्षा में होंगे, तो हम पूरे नोटिस की बात करेंगे, पूरे शासनादेश की बात करेंगे और आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाएंगी। केवल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पे नहीं, उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी उनमें क्या प्री और मेंस होगा या ना होगा, सारी बातें आपको इस नोटिस में, इस शासनादेश में है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मतलब की सारी चीजें हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। चलते हैं हम लोग सीधे नोटिस की तरफ। ये है नोटिस, ठीक। अब तक जो उत्तर प्रदेश में शासनादेश चल रहा था वो कब का चल रहा था, तो यहाँ पे आप डेट देखोगे, दिनांक 20/11/2018 के द्वारा जो नीति निर्धारित की गई थी उसके आधार पर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं थी वो संपन्न कराई जा रही थी। लेकिन ये नोटिस वायरल हो रही है, शासनादेश वायरल हुआ है 19 जून 2024 को। इसलिए विषय क्या देखोगे, प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है। ठीक है क्या, इस शासनादेश में शामिल कौन कौन लोग हैं, तो देखो, तो ये दिया के डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के हैं। इनके साथ ये दिया किसको किसको गया सेवा में, तो ये देखो, प्रयागराज यूपीपीएससी बोर्ड के लिए दिया गया है, ठीक है। लखनऊ यूपीपीएससी बोर्ड के लिए अधीनस्थ यूपी ट्रिपल एससी के लिए दिया गया है। यूपी पीआरबी के लिए दिया गया है। यूपी पीसीएल के लिए दिया गया है। शिक्षा विभाग के लिए दिया गया है। सहकारी समितियों पे दिया गया है। पावर कॉरपोरेशन के लिए दिया गया है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग जैसे जितने भी, जहां से भी उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो सारे के सारे विभागों के लिए ये नोटिस दी गई है। किस संदर्भ में दी गई है, तो इस संदर्भ में दी गई है कि जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं वो शुचितापूर्ण ढंग से आयोजित की जाए। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट नंबर तीसरे से शुरू करेंगे। कह रहा है परीक्षा केंद्रों का चयन एवं निर्धारण। देखो, कह रहा है प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों का चयन, निर्धारण और अधिक सावधानी किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें जिला प्रशासन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अतः इसके लिए गुणवत्तापूर्ण परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाए, अर्थात जो परीक्षा केंद्र ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, जिन परीक्षा केंद्रों में नकल कराई जा चुकी है और ये बात निकल के आ चुकी है, उन परीक्षा केंद्रों को अब आगामी परीक्षाओं में केंद्र ना बनाया जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। देखो, अब जो समिति बनी है, कह रहा है शासनादेश संख्या, ये संख्या है दिनांक 20/11/2018 के द्वारा जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति को निम्नवत पुनर्गठित किया गया है। यानी 2011 में जो समिति के सदस्य थे उन्हीं सदस्यों को इस 2024 में जो बनी है नीति, परीक्षा नीति, उनमें शामिल कर लिया गया है। ये सारे के सारे लोग शामिल हैं, आप देख सकते हो ये। ठीक, अब देखो, अब यहां से आपके मतलब की चीज है, बहुत गौर से सुनिएगा। कह रहा है उपयुक्त समिति द्वारा परीक्षा केंद्रों का चयन केवल 2 श्रेणियों में किया जाएगा। 2 श्रेणियों में कैसे, इस श्रेणी में समुचित आवश्यक सुविधाएं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्रों के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज ही सम्मिलित होंगे, अर्थात केवल गवर्नमेंट संस्थाएं ही सम्मिलित होंगी। आगे देखें, श्रेणी बी में ऐसे, इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाएं ही सम्मिलित होंगी जो पूर्व में संदिग्ध व विवादित या काली सूची में ना हो। यानी जो वित्त पोषित हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी परीक्षाएं हो सकती हैं, वो श्रेणी बी में रहेंगी। जब कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे तो उन संस्थाओं को बना दिया जाएगा सेंटर। बाकी जो श्रेणी ए के तहत हैं उनमें केवल गवर्नमेंटेड संस्थाएं हैं, गवर्नमेंटेड कॉलेज है। ठीक, अब देखो, परीक्षा केंद्र उपयुक्त श्रेणी ए व बी के अनुसार होंगे। कितना, यानी जहां से कोषागार होगा, जहां पे वो प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, वहां से जो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे। यानी आपका सेंटर भी 10 किलोमीटर की रेंज में
बनाया जाएगा। ठीक, ये तो सारी परीक्षा केंद्रों पे जो व्यवस्थाएं होंगी, फैसिलिटियां होंगी, उनकी बात है। और यही बात पॉइंट नंबर 5 पे विस्तार रूप पे कही गई है। हम लोग बात करेंगे, हाँ, पॉइंट नंबर पे एक बात बहुत बढ़िया कही गई है, आप देख सकते हो। अगर आप पूर्व परीक्षा केंद्र के संबंध में, सबसे नीचे ना दिख रहा होगा, हम लोग इसको ऊपर थोड़ा सा करेंगे, आपको बातें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा, जहां से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप पूर्व परीक्षा केंद्र के संबंध में स्थानीय अधिसूचना इकाई से रिपोर्ट अवश्य प्राप्त कर ली जाए। मुख्यालय स्तर पर एसटीएफ से भी, यानी वो ही परीक्षा केंद्र बनेंगे जिन्हें एसटीएफ वेरीफाई करेगा। एसटीएफ जिन्हें वेरीफाई करेगा वो ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। देखो, अब ये महत्वपूर्ण है, यानी बहुत अब महत्वपूर्ण बात आ रही है। अगर आप परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ साथ पृथक एजेंसियों का चयन व कार्य, यानी आपका परीक्षा अब एक एजेंसी नहीं, चार चार एजेंसियां कराएंगी। चार चार एजेंसी, एजेंसी एक का काम क्या होगा, चार एजेंसियां हैं, चार एजेंसी। एजेंसी देखो, एजेंसी एक, ये क्या करेगी, ये प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना, उन्हें तथा उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना, एजेंसी एक का काम होगा। दूसरी एजेंसी का काम क्या है, परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्थाओं तथा परीक्षा के उपरांत ओएमआर सीट को आयोग बोर्ड तक पहुंचाना। यानी एजेंसी दूसरा काम क्या करेगी, कोषागार से प्रश्न पत्रों को लेकर जो सेंटर बने होंगे वहां सेंटर जाएगी, और वहां से सेंटर से जो आंसर की होगी, जो आपकी ओएमआर सीट होगी, उस ओएमआर सीट को बोर्ड तक पहुंचाएगी दूसरी एजेंसी। अब तीसरी एजेंसी क्या करेगी, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था जैसे सिक्योरिटी, फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम इत्यादि की देखरेख करेगी तीसरी कंपनी। यानी वो कंपनी अलग होगी, ए नंबर की, बी नंबर की कंपनी अलग होगी, सी नंबर की कंपनी अलग होगी। एजेंसी डी क्या करेगी, ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था यानी बोर्ड या आयोग को उपलब्ध कराएगी। चौथी जो एजेंसी होगी वो फाइनल काम करेगी, क्या काम करेगी कि ओएमआर की स्कैनिंग करेगी, और जितने जिसके अंक होंगे उन अंकों का निर्धारण करने के बाद वो पूरी की पूरी लिस्ट आयोग को या बोर्ड को सौंपेगी। उपरोक्तानुसार एजेंसियों का चयन करने में अतिरिक्त हेतु समस्त उचित उपाय किए जाएंगे। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि जब काम को ज्यादा लोगों में बांट दिया जाएगा तो काम अच्छे तरीके से होगा। और गांव में एक कहावत चलती है कि साजे के सुई नहीं अच्छी होती। एक काम को चार लोग करेंगे यानी निश्चित तौर पे वो काम बिगड़ेगा। अभी एक व्यक्ति था, वो एक बार मतलब उसने पेपर लीक किया, सीमित हो पाया। अब तो चार चार लोगों के पास, चार चार कंपनियों के हाथ में पेपर पहुंचेगा, चार चार कंपनियों के हाथ में अंतिम समय तक। हालांकि शासनादेश है, अभी ये लागू नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लागू हो रहा है तो इसके फायदे भी होंगे और इसके नुकसान भी होंगे। आगे देखो, करेक्ट प्रश्न पत्रों को बनाते हुए ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष, यानी यहाँ वो बात कही गई है कि जैसे कई पालियों में पेपर होंगे, हम ये भी बात करेंगे कितनी पालियों में होंगे और प्री और मेंस का क्या प्रावधान है, आगे वाले पेज पे आने वाला है। यानी इस पे उसने कहा है कि ज्यादा अंतर ना रहे, ज्यादा ऐसा ना हो कि पहला पेपर बहुत आसान हो जाए, दूसरा पेपर बहुत कठिन हो जाए, अंतिम तक बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाए, ऐसा ना हो। और एक सेट के 7 सीरीजें बनाई जाएंगी, 7 सीरीजें बनाई जाएंगी कि नहीं, हाँ 7 सीरीजें तैयार की जा रही हैं। ठीक, और कह रहा है कि इसमें वही बातें हैं। अब हम लोग बात जो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट नंबर 7.8, और आपको ये शासनादेश यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आप वहां से भी जाके डाउनलोड करके इसको पढ़ोगे। पॉइंट नंबर 7.8 में कहा गया है, यहाँ पे बात है प्री और मेंस की, प्री और मेंस की, कि चाहे वो
लेखपाल का पेपर हो, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, सब में यदि कैंडिडेटों की संख्या 4 लाख से ऊपर है तो पेपर 2 होने की पूरी गुंजाइश है। और कांस्टेबल में तो 48 लाख है भाई, 48 लाख है, तो इसमें तो निश्चित है कि लागू हो सकता है। और ये प्रावधान 2013 में लागू था। कांस्टेबल की जो भर्ती 2013 में हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें प्री और मेंस का प्रावधान था, प्री और मेंस का प्रावधान था। तो अब देखोगे पूरी हम नोटिस पढ़ेंगे। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु टीयर 2 परीक्षा अनिवार्य किया जाने, इससे कम संख्या पर भी टीयर 2 परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। यानी 4 लाख पर तो अनिवार्य किया जाए, 4 लाख से अधिक अगर कैंडिडेट है तो अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन अगर 4 लाख से कम भी है ना तो भी इस पे विचार किया जाए कि नहीं, हाँ पेपर 2 कराए जा सकते हैं। जैसे पीटी को ले लो, लेखपाल का पेपर देना है तो पहले पीटी दो फिर लेखपाल का पेपर दो, जूनियर सेक्शन का पेपर देना है तो पहले पीटी दो फिर जूनियर सेक्शन का पेपर दो। वैकेंसी चाहे 10 हो और चाहे 10,000 हो। ये तो पीटी की बात हो गई, लेकिन इस नोटिस में तो उसने स्पष्ट कर दिया ना कि 4 लाख से तो ऊपर पे तो 2 पेपर होने चाहिए अनिवार्य रूप से, लेकिन अगर 4 लाख से कम भी हैं तो भी 2 पेपर करा सकता है कौन, आयोग या बोर्ड, जो जैसा एग्जाम कराता है। ठीक, अगला 7.9 में देखो, एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हों, इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। यानी एक पाली में जैसे पेपर होता था, एक पाली में यदि 5 लाख अभ्यर्थी तक हैं तो आप एक पाली में करा सकते हो, लेकिन 5 लाख से यदि ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो आप 2, 3, 4, 5 यानी जितनी पालियां बन पाए उतनी पालियों में पेपर कराओगे। हाँ, ये बात यूपी पीसीएस पर लागू होगी भी और ना भी होगी, ये यूपी पीएससी आयोग पर निर्भर करेगा। उसमें लिखा है यदि चयन आयोग या बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है, अतः यदि आयोग चाहे तो इसमें अधिक परीक्षार्थी होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकता है। पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा के दायरे में आती है, तो आयोग अगर चाहेगा तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो भी एक ही पाली में पेपर होगा। वो आयोग की दिक्कत है कि आयोग अगर चाहे तो अपन 2 पालियों पे करा दे, लेकिन पीसीएस पे लागू नहीं है क्योंकि वो विशिष्ट परीक्षा है। ठीक, आगे बात करें हम लोग। मत ये प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय कोड होगा, ये अपने मतलब का नहीं है। ठीक है, ये मतलब का अपने ये वाला बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हमने आपसे बताई है 7.8 पैरा की। आप इसको यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और इसको देख लोगे। अब प्रिंटिंग प्रेस संबंधी बरती जाने वाली जो सावधानियां रहेंगी, यानी जब पेपर छप रहा होगा उस समय कौन कौन सी सावधानियां होंगी वहाँ के वर्करों पे, वहाँ का जो स्टाफ होगा, कंपनी पे, और मूलतः ये किस पे लागू होगा, टेंडर लेने वाली कंपनी पे। टेंडर वाली कंपनी को इस बात का बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, जो कंपनी टेंडर ले रही है। आगे हम लोग बात करें अगर 9 नंबर पे, करा उम्मीदवार सीट 3 प्रतियों पे होगी, वैसे भी 3 प्रतियों पे मिलती थी, एक आपको मिल जाएगी, एक कोषागार पे जमा हो जाएगी और एक मूल्यांकन हेतु बोर्ड या आयोग जाएगी। 3 वैसे भी मिलती थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनुश्रवण तथा संवेदीकरण, ये देखेंगे 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी वाली अन्य संवेदनशील परीक्षाओं में परीक्षा से पहले मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक, एसटीएफ के स्तर पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक के साथ तैयारी बैठक यथासंभव वीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, जिसमें चयन। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो जैसे कांस्टेबल परीक्षा एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई, तो ऐसे ही जो बड़े पैमाने पे धांधली होती है, जैसे लेखपाल का मुद्दा बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, एसटीएफ ने तो वैसे भी कहा था कि 15,000 संदिग्ध हैं, वैकेंसी तो 8,000 थी। तो ऐसी परीक्षाएं जब कराई जाएंगी और उसमें यदि अभ्यर्थी 4 लाख से अधिक पाए जा रहे हैं तो फिर उसको एक विशेष समिति बनाई जाएगी, किसके द्वारा, जो लाइन हमने आपको पढ़ी, पुलिस महानिदेशक,
मुख्य सचिव, डीएम, ये सब मिलके एसटीएफ, अपर महानिदेशक, ये सब मिलके एक बनाएंगे समिति, उसके द्वारा वो परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ठीक, और सीसीटीवी के नज़र पे तो सारे काम होने को होने हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। आगे, हाँ, बायोमेट्रिक आपका 2 बार कराया जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, परीक्षार्थियों का सत्यापन, परीक्षार्थियों का स्कैन हस्ताक्षर व फोटो का, यानी स्कैन हस्ताक्षर और फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाए। पहले परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लेते समय बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन, आइरिस कैप्चर ठीक से लिया जाए। लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक का डेटा मिलान, अब जब आपकी परीक्षा चल रही होगी उस दौरान भी आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, उस दौरान भी मिलान सफल अभ्यर्थियों से किया जाए। यानी जो व्यक्ति पेपर दे रहा होगा, पेपर देने के बाद जो फाइनल लिस्ट पे पहुंचेगा उनका मिलान बहुत बारीकी तरीके से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पेपर कोई दूसरा दे दे और सिलेक्शन कोई दूसरा ले जाती। ठीक, ठीक है। सफल परीक्षार्थियों को आगे साक्षात्कार आदि के समय वैध एडमिट कार्ड के साथ बुलाया जाए। ये तो आगे की प्रक्रिया है। ठीक, और बाकी परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वार पर परीक्षा कक्ष के अंदर भी परीक्षार्थियों के पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की सघन रूप से चेकिंग की जाए। यानी मुख्य द्वार पे तो आप गेट पे तो चेक होगा ही होगा गेट पे, इसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर पे अपने रूम पे पहुंचोगे तो भी आपका चेक होगा। ठीक, यानी यहाँ पे ये सारी बातें हैं मुख्य परीक्षा को, और यानी मेन बात जो हमने आपको बताई प्रीलिम्स को लेकर, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को लेकर कि क्या अब यूपी पीआरबी अपने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सिपाही भर्ती में प्री और मेंस कराएगी। तो स्पष्ट रूप से शासनादेश पे तो उसने कह रखा है कि अगर 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो परीक्षा प्री और मुख्य परीक्षा यानी प्री, प्रीलिम्स और मेंस के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक, अब ये जाएगा शासनादेश, इस पे विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद इसमें ना के बराबर संशोधन होगा। आप इस बात को समझ लो, इसमें संशोधन ना के बराबर होगा। आप इस बात पे बिल्कुल अपने आप को रख लीजिएगा कि हो सकता है कि अब आपको प्री और मेंस इसी कांस्टेबल परीक्षा में देना पड़ जाए, इसी कांस्टेबल परीक्षा में देना पड़ जाए। और ये बहुत बड़ा शासनादेश है। अगर ऐसा हो रहा है, उसने ये भी तो कह रखा है ना, उसने ये भी कह रखा है कि अगर 4 लाख से कम भी हैं और अगर बोर्ड चाहेगा, अगर बोर्ड चाहेगा तो भी वो मुख्य और प्रीलिम्स परीक्षाएं करा सकता है। ये बोर्ड पे निर्भर है। अगर बोर्ड चाहेगा तो भी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षाएं वो करा सकता है, ये बोर्ड पे निर्भर है। ये बात उसने पैरा नंबर 7.8 पे कही है। ठीक, तो अब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो आप इस बात में आश्वस्त रहिए कि अब आपको मुख्य परीक्षा भी देनी पड़ सकती है और प्रीलिम्स परीक्षा भी देनी पड़ सकती है, प्रारंभिक परीक्षा भी देनी पड़ सकती है। जैसे इस शासनादेश में जो परिवर्तन होता है, जो चीजें कम की जाती हैं, जो चीजें जोड़ी जाती हैं, जैसे ही निकल के बात आएगी हम वीडियो के माध्यम से फिर जुड़ेंगे। लेकिन तब तक आप यूपी रेगुलर क्लासेज में जो हिंदी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा 2021 का कराया जा रहा है, इसके बाद पार्थ सर के द्वारा आपको यूपी स्पेशल और जीएस में जो आपको 50-50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराई जा रही है, ये निश्चित ही आपके एग्जाम में कांस्टेबल में रामबाण होगी ही होगी, और जो विभिन्न परीक्षाएं होंगी उनमें भी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। और बहुत जल्द आपके लिए रेलवे से संबंधित जानकारी और रेलवे के सिलेबस पे चर्चा हम लोग विस्तार रूप से करेंगे। लेकिन इस वीडियो पे हमने जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शासनादेश आया है, ये जो विभिन्न परीक्षाएं, अब आगामी परीक्षाएं जो आयोजित कराई जाएंगी उन परीक्षाओं में क्या प्रक्रिया रहने वाली है, यानी जो नई परीक्षा नीति बनी है जिसके तहत करोड़ों में तो जुर्माना होगा अगर पेपर लीक कराया जा रहा है और 10 साल की सजा होगी। वो तो एक सजा के तौर पे हो गई, लेकिन वो पेपर लीक ना हो पाए उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएंगी, तो हमने पूरा का पूरा शासनादेश आपके सामने पढ़ के रखा है। आपको यदि और आराम से पढ़ना है
तो दोस्त आप यूपी योगा क्लासेस का कमेंट्स पे लिंक पड़ा है टेलीग्राम का, यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम का लिंक कमेंट्स बॉक्स पे पड़ा है, डिस्क्रिप्शन पे भी हम दे देंगे। आप उस लिंक के माध्यम से यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और इस शासनादेश को आराम से पढ़िए। ऐसा ना लगे कि नहीं कुछ बातें समझ में नहीं आई, हो सकता है कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती, तो जब आप स्वयं पढ़ोगे, हम आपको स्वयं भी तो पढ़ा रहे हैं ना, आप जब स्वयं पढ़ोगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हाँ दोस्तों को जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।